हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हम पॉलिटी की मनोहर पांडे की सीरीज बना रहे हैं, तो इसमें आज का हमारा चौथा लेक्चर है। अभी तक हमने पार्ट थर्ड मतलब मौलिक अधिकार तक खत्म कर लिया है। चौथे लेक्चर में देखेंगे पार्ट फोर, संविधान का भाग 4, जिसमें कि नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख है। आर्टिकल 36 टू 51, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तक, इसको इंग्लिश में कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते क्या। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वो विषय थे जिसको कि हम आज़ादी के समय हमारा देश इतना सक्षम नहीं था कि इन विषयों को कानून बना के लागू किया जा सके। तो इस उन सारे विषयों को जो कि अभी लागू नहीं कर सकते तुरंत, उनको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया कि जैसे जैसे हमारी स्थिति मजबूत होगी फाइनेंशियल रूप से, सोशल रूप से, तो इन नियमों को राज्य के बेहतरी के लिए अपनाएंगे। तो अपन देखेंगे एक एक करके कौन से आर्टिकल में क्या क्या दिया गया है, और बहुत सारे जो नियम दिए गए हैं उसको बहुत सारे राज्य सरकार ने फॉलो किया है, केंद्र सरकार ने फॉलो किया। आप एक एक करके देखेंगे, मैं उनका एग्जाम्पल उदाहरण सहित आपको बताते चलूंगा, जिससे कि आपका एकदम क्लियर होगा। और जो भी 36 से लेकर 51 तक जो भी इंपॉर्टेंट है उसका मैंने स्टार लगा दिया है। तो मेन है, उनको तो आपको बिल्कुल याद ही रखना है, और बाकी सब याद रह गए तो सही बात है, उनको एकदम याद करने का। ठीक है, अपन एक एक करके देखते हैं। देखिए आर्टिकल 36 में क्या है। आर्टिकल 36 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की डिफिनीशन, मतलब सामाजिक व्यवस्था की सुरक्षा एवं बचाव। ठीक है, आर्टिकल 37 में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, किंतु इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। मतलब इसका क्या हुआ, आर्टिकल 37 का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो भी विषय हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, उनको लेकर आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। मतलब कि अगर कोई राज्य उनको फॉलो नहीं कर रहा है तो आप जाके राज्य न्यायालय में, किसी भी सत्र न्यायालय में, अपने जिला न्यायालय में, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ चुनौती नहीं दे सकते कि हमारा राज्य ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप मौलिक अधिकार में कर पा रहे थे, आपका कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे न्यायालय में जा सकते हो। लेकिन आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो विषय दिए गए हैं उसका अगर आपका राज्य नहीं पालन कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, आर्टिकल 38 सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय व्यवस्था, मतलब कि जो भी आपके राज्य के लोग रह रहे हैं उनके बीच में सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से एक समान उनको लाने का कर्तव्य किसमें है, आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 39 में क्या है, समान न्याय, सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना एवं स्त्री एवं पुरुषों के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना एवं धन का समान वितरण। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल 39 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको डायरेक्टली पूछेगा कि कौन से आर्टिकल में दिया गया है कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए, तो आर्टिकल 39। ठीक है, आर्टिकल 40 ये भी इंपॉर्टेंट है, स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, तो ये आर्टिकल 40 में। ये महात्मा गांधी से प्रेरित आर्टिकल्स है। उस टाइम महात्मा गांधी बोल रहे थे कि इसका कानून बना दीजिए, तो उस टाइम नहीं बनाया गया और इसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले कॉलम में रख दिया गया। और अभी आप देख रहे होंगे कि 1992 और 1993 में जो संविधान संशोधन हुआ उसमें ग्राम पंचायतें और नगर पालिका के लिए अलग से इकाई गठन की गई। तो जैसे जैसे हमारा देश मजबूत हो रहा था वैसे वैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के सब्जेक्टों को फॉलो कर रहा था एक कानून बना के। अब देखेंगे, आगे देखेंगे, आर्टिकल 40 तक हो गया। आर्टिकल 41 लोगों के लिए बेरोजगारी
वृद्धावस्था और रुग्णावस्था आदि की स्थिति में कार्य करने के अवसर एवं मजदूरी एवं जन सहायता। जैसे कि अगर बेरोजगारी है तो आपका राज्य का कर्तव्य है कि बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, लेकिन वो बाध्य नहीं है कि सबको रोजगार दिलाएगा। ठीक है, इसलिए आप इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। हाँ, आप उसका कर्तव्य बनता है कि आपके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, और जो वृद्धावस्था में उनको वृद्धा पेंशन देना। तो जो वृद्धा पेंशन दे जा रही है ये सब राज्य के निर्देशक सिद्धांत से ही विषय जो थे उनको कानून बनाया गया। ठीक है, आर्टिकल 42 में कार्य करने की मानवीय दशाएं एवं प्रसूति आराम, मतलब कि अगर स्त्री सरकारी सेवा में या फिर प्राइवेट सेवा में है तो उसको प्रसूति लीव होनी चाहिए। जब प्रेग्नेंट हो तो उसको छुट्टियां दी जानी चाहिए। मानवीय व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ये नहीं कि आपको उसको ड्यूटी कराया जा रहा है। तो ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 में आजीविका, मजदूरी एवं जीवन के लिए बेहतर स्तर का समर्थन एवं उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों के हिस्सा लेने का अधिकार का समर्थन। ठीक है, कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, इम्पोर्टेंट 44, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, मतलब सिविल कोड। पूछेगा कि सिविल कोड कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 44। समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सबके लिए, पूरे राज्य के लोगों के लिए एक ही कानून हो। ये नहीं अभी जैसा आप लोग देख रहे होंगे, SC ST के लिए अलग कानून है, OBC के लिए कुछ जगह अलग कानून है। तो ऐसा नहीं होगा, सबके लिए एक कानून। मुसलमानों के लिए अलग कानून है, सिख के लिए है, अल्पसंख्यक, हर सबके लिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग उनको फैसिलिटी दी गई है। तो समान नागरिक संहिता का मतलब है कि सबके लिए एक कानून। ठीक है, अब देखेंगे आर्टिकल 45, निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का समर्थन। ठीक है, आर्टिकल 45 में क्या गया है? निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मतलब कि 14 वर्ष तक के बच्चों को लिए आप निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। इसको भी कानून बना दिया गया और ये आर्टिकल 21 में रख दिया गया, क्योंकि ये हमारा अधिकार है, मौलिक कर्तव्य इसको बना दिया गया बाद में। आर्टिकल 46, कमजोर वर्गों में शैक्षणिक और आर्थिक कल्याण का बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाना। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके गरीब तबके के लोग हैं, जो भी लोग आपके मूल जो होता है उसमें शामिल नहीं हो पाए हों, उनको वहां से उठा के मेन लाइन में ले आना। मतलब कि जो भी SC ST के लोग हैं, इसीलिए तो उनकी फीसों को, जब भी फॉर्म फिलिंग आता है किसी भी एग्जाम का देखते हो तो उनको फॉर्म फीस 0 रखा जाता है, ताकि वो मूल रूप से जो समाज है उसमें शामिल हो सके। ठीक है, इसका मतलब यही है। इसके लिए सरकार अलग अलग से उनको अनाज वगैरह प्रोवाइड करती है फ्री में गरीबों को। मूल रूप से SC ST नहीं, कोई भी गरीब हो उसके लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना ताकि वो मूल धारा में शामिल हो सके। आर्टिकल 47, जन स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए पोषक आहार के स्तर में और जीवन स्तर में वृद्धि करने का प्रयास। आर्टिकल 47 में वही, जैसे कि अभी आप देख रहे हो मध्याह्न भोजन योजना, और गाँव में गरीबों को 5-5 किलो जो राशन मिल रहा है, यही है 47 ही है। आर्टिकल 47 में जो दिया गया है उसका ही पालन किया जा रहा है। आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक विधियों की व्यवस्था, मतलब कृषि और पशुपालन में नए नए व्यवस्थाओं का उपयोग करना ताकि हमारी देश की उन्नति हो सके। ठीक है, और इसमें गौ हत्या पर भी रोक आर्टिकल 48 में ही है। ठीक है, देखिए 48 का में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण का संरक्षण डायरेक्टली पूछेगा। पर्यावरण का संरक्षण कौन से अनुच्छेद में? 48
क में, ठीक है। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन एवं जीवों की रक्षा। और आर्टिकल 49 ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक रुचि एवं राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों को सुरक्षित करना। जो भी राज्य के ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनको, उनकी रंगाई पुताई, जो भी मेंटेनेंस वगैरह है, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि उसको सुरक्षित रखे। आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृष्ठीकरण, मतलब जो कानून बना रहे हैं और जो कानून को लागू करवा रहे हैं उन दोनों में से दोनों बॉडी अलग अलग होनी चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, भ्रष्टाचार होगा। इसलिए दोनों का अलग अलग होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 51 में क्या गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 51 में। इस तरह से पूर्व राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं डाउट हो, अगर कुछ आप इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हो तो आप कमेंट करिएगा, और कहीं डाउट हो तो भी कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आगे मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाऊं, आगे आपके लिए मैं सोच रखा हूं, इनके शॉर्ट नोट्स मैं बना रहा हूं, आपको एक साथ रिवाइज करा दूंगा और आपको प्रोवाइड भी करा दूंगा PDF आपको टेलीग्राम के थ्रू। और आगे आने वाले समय में मैं पॉलिटी ख़त्म होगा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस, जितने भी नॉन टेक के पार्ट हैं पूरा का पूरा कवर कराएंगे। आपको मिनिमम SSC JEE में 30 to 35 मार्क्स का अपन टारगेट बना के चलेंगे, तभी जाके कुछ हो पाएगा, ठीक है। और DDA JEE में भी आने वाले जितने भी JEE के एग्ज़ाम हैं जिसमें कि आपको GS पूछा जा रहा है, ये चैनल आपके लिए है। आप कुछ सुझाव देना चाहे तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।